हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम वाले पे। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास रहेगी यहाँ पे हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस। हमने पार्ट 5 को हमारा कंप्लीट कर लिया है, जो संविधान का भाग 5 है, जहाँ पे हमने यूनियन के यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी केंद्रीय सरकार है उसके बारे में हमने बेसिकली बात करी थी। काफ़ी लेंदी पार्ट हमारा चला है, काफ़ी सारी क्लासेस जो है यहाँ पे हुई है। एक एक सेक्शन की मैंने 4 से 5 क्लासेस में आपको बहुत ही इन डेप्थ में जाकर सारी चीज़ें कवर करवाई है। तो सारी चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं प्रैक्टिस करके, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के आपका रिविजन जो है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिविजन करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो अपने जो नोट्स बनाए हुए हैं या जो क्लासेस से वो पढ़ते हैं, जिस किताब से वो पढ़ते हैं, वो बार बार सिर्फ उसी को रिवाइज करते हैं, सिर्फ उसी को रीड करते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू रिविजन करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन बार बार आपके दिमाग में क्लिक होंगे कि हाँ ये मैंने वहाँ पढ़ा था, ये मैंने ऐसे पढ़ा था, है ना। तो कुछ बच्चे जो है वो प्रैक्टिस करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मुझे भी प्रैक्टिस करके क्वेश्चन रिविजन करने वाला तरीका जो है वो सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो एक तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, दूसरा आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में और अभी आने वाले टाइम में किस किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो आइडिया लग जाता है क्वेश्चन के बारे में। और तीसरा रिवीजन का रिवीजन हो जाता है ना। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करके रिवीजन करना मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है। तो इसलिए आज हमने पूरा भाग 5 कराए, जहाँ पे हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाए, हमने प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ी है ना। फिर हमने संसद को पढ़ा है, जहाँ पे हमने लोकसभा, राज्यसभा को कवर करा। फिर हमने जुडिशरी पढ़ी। ये सारी चीज़ें जो है ये हमने कवर करी है। तो इन सारे पूरे 5 भाग के कुछ मिक्स क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ताकि आपने अगर कुछ भी मिस कर दिया है, कुछ भी आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो इस एक सेशन से आपका पूरा भाग 5 जो है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर, आपको काफ़ी मज़ा आएगा सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके। और आई होप कि आपको सारे ही क्वेश्चन जो है वो थोड़े से अच्छे लगेंगे, ठीक है। और आपके जितने भी नए नए कॉन्सेप्ट जो हैं, आपको काफ़ी नई चीज़ें भी हो सकता है यहाँ पे सीखने को मिले, है ना। और आपका जो पुरानी चीज़ें जो आपने सीखी हुई है उसका रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आज की क्लास रहने वाली है। जैसे मैं हमेशा क्लास को शुरू करने से पहले अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में बताती हूँ, हर्षिता मैम की पाठशाला। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लासेस की पीडीएफ वगैरह भी मिल सकती है। जो भी मैं फ्री अपलोड करती हूँ वो सब मैं यहाँ पे ही अपलोड करती हूँ, या फिर कुछ भी मैं आपको फ्री स्टडी मटेरियल अपलोड करती हूँ वो भी मैं यहीं पे ही अपलोड करती हूँ, ठीक है। या फिर आपको कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी करंट न्यूज़ है आपकी, या फिर कोई भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट है, कोई भी करंट अफेयर से जुड़ी हुई कोई भी न्यूज़ है, वो सारी चीज़ें जो है मैं अपने पर्सनल टेलीग्राम चैनल हर्षिता मैम की पाठशाला जो है यहाँ पे ही अपलोड करती हूँ। तो आप यहाँ पे मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो, इसको ज्वाइन करके। आपकी जितनी भी क्लासेस वगैरह हैं उनकी लिंक भी यहाँ पे अपलोड होती रहती है टाइम टू टाइम। तो आप यहाँ से भी आपकी क्लासेस जो है पॉलिटी की उसको देख सकते हो, ठीक है। बार बार आपको चैनल पे आके नोटिफिकेशन में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं सारी क्लासेस जो है वो अपलोड कर देती हूँ, तो आप जस्ट एक क्लिक पे जाके और सारी क्लासेस को चेक कर सकते हो, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहती है, जैसे कि मैं क्विजेस की प्रैक्टिस करवाती रहती हूँ, बीच बीच में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाती रहती हूँ, है ना। और भी काफ़ी सारे अलग अलग आपके एग्जाम्स होते हैं, उनके भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं यहाँ पे करवाती रहती हूँ। तो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपकी यहाँ पे साथ ही साथ होती रहती है। कोई नई जॉब ओपनिंग आई है, कहीं पे नई वैकेंसी आई है, वो भी मैं बच्चों के साथ में शेयर करती रहती हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपको इस फ्री टेलीग्राम चैनल के थ्रू जानने को मिल सकती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आपको मेरे साथ में पर्सनली भी जुड़ना है और साथ ही साथ आपको फ्री में इन सारी चीज़ों का अपॉर्चुनिटी या फिर फ्री में इन सारी चीज़ों का बेनिफिट भी उठाना है, तो आपको सिंपली टाइप करना है टेलीग्राम पे हर्षिता मैम की पाठशाला। वहाँ पे आपको ऐसे मेरी फोटो जो है वो लगी हुई दिख जाएगी, तो आप पहचान जाओगे कि ये तो हर्षिता मैडम ही है, और फिर आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था। अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, जो कि कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, यानी कि हु ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं, जो इलेक्शन होते हैं, हमने इसके बारे में एक पूरी क्लास के अंदर काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो होता है, उसका पूरा जो प्रोसीजर होता है, जो तरीका होता है ना, वो मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल के थ्रू सारी बातें, ABCD 4 लोग होते हैं, कैसे प्रायोरिटीज़ में लेते हैं। पहली प्रायोरिटी होती है ना सबकी पहले राउंड में, अगर उसमें से जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं उसको एलिमिनेट कर देते हैं, फिर दूसरी राउंड आता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पूरा है ना एग्जाम्पल समझा के, पूरा डायग्राम से सारी चीज़ें मैंने आपको पूरी एक क्लास के अंदर इन डेप्थ में समझाई थी। तो अगर वो क्लास आपने देख लिया है तो आप कभी भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होता है वो नहीं भूलोगे। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि 4 लोग हैं, 4 लोग यानी कि 4 पोस्ट ऐसी है जहाँ पे इलेक्शन जो है वो राष्ट्रपति के जिस तरीके से होते हैं उसी तरीके से होते हैं। एक तो है आपका राष्ट्रपति, आपके प्रेसिडेंट, एक है आपके उपराष्ट्रपति, आपके वाइस प्रेसिडेंट, एक है आपकी राज्यसभा के इलेक्शन, एक है आपकी विधान परिषद के इलेक्शन।
ये 4 ऐसे इलेक्शन है या फिर ये 4 ऐसी पोस्ट है, ऐसी जगह है जहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं ना वो आपके सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से ही होते हैं, एकल प्रणाली के थ्रू ही होते हैं। ये मैंने आपको बताया भी था ना क्लासेस के अंदर। तो जिस तरीके से राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं जो हम प्रायोरिटी देते हैं, फिर सेकंड राउंड थर्ड राउंड होता जाता है, उसी तरीके से आपके राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, राज्यसभा और विधान परिषद जो हमारी राज्य के अंदर होती है, स्टेट में होती है, हर स्टेट में यानी कि 6 स्टेट के अंदर है, उनके भी इलेक्शन जो है वो इसी तरीके से होते हैं। बाकी सबके डायरेक्ट तरीके से होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आई होप अभी तक फिट होगी, कुछ भी गया नहीं है दिमाग से। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है उसमें भाग कौन लेता है। सबसे पहले तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, क्या लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य जो आपके है ना राज्य की जो विधान परिषद है, क्या उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इलेक्टेड मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो आपकी विधान सभाएं होती है राज्य के अंदर, क्या उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, या फिर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वो भाग लेते हैं। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा पूछा है, या फिर इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, या फिर इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है यानी कि जो आपकी विधान परिषद है, इसमें तो कोई भाग नहीं लेता है। यहाँ पे पूछा है कि कौन भाग नहीं लेता है, तो आपका जो विधान परिषद है उसमें से कोई भी भाग नहीं लेता है। लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं, है ना, और आपकी जो विधान जो सभाएं हैं उनके भी लोग भाग लेते हैं, लेकिन कौन से निर्वाचित वाले, और जो आपकी विधानसभा है वहां से भी लोग भाग लेते हैं, परंतु खाली निर्वाचित वाले यानी कि इलेक्टेड सदस्य। परंतु विधान परिषद के लोग जो है वो भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि विधान परिषद सब जगह तो है नहीं, कुछ ही जगह पे है, तो इसलिए विधान परिषद के लोग भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के आपके है ना, लोकसभा के, राज्यसभा के और है ना कुछ यूटीज है, उनके भी जो निर्वाचित सदस्य हैं वो ही भाग लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 है कि आपकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, उसके निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यही पूछा था सवाल में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल पूछा है कि भारतीय सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है इंडियन स्टेट का। प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, क्वीन विक्टोरिया है, या फिर आपकी ब्यूरोक्रेट ऑफ इंडिया है। तो राष्ट्रपति मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति जो है वो आपका हेड ऑफ द स्टेट होता है। एक तो होता है आपका हेड ऑफ द स्टेट, एक होता है आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट, है ना, मैंने बताया था ना आपको, हेड ऑफ स्टेट होता है, एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो गवर्नमेंट का हेड कौन है, आपके प्रधानमंत्री है ना, ये भारत का प्रधानमंत्री कौन है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, अपनी जो सरकार है उसके हेड है। परंतु राष्ट्रपति कौन है, अपने राज्य के हेड है, अपने हेड ऑफ द स्टेट है। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है, इनका एक और नाम होता है, ये आपके नॉमिनल हेड होते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री है इनका भी एक और नाम है, ये आपके रियल हेड होते हैं। ठीक है, तो रियल हेड कौन है, नॉमिनल हेड कौन है, या फिर आपके है ना संवैधानिक प्रमुख कौन है, आपकी सरकार के प्रमुख कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति कौन है, आपके एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है आपके इंडियन स्टेट के, संवैधानिक प्रमुख है भारत के, और है ना क्या बोलते हैं ये अपने, इनको हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के नाम से भी जानते हैं, ये नॉमिनल हेड होते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, और ये अपनी हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल पूछा है कि हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर प्रोरोग्ड बाय हुम, यानी कि भारत की संसद के सदनों का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जाता है। स्पीकर के द्वारा, लोकसभा के राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो मैंने आपको बताया था प्रोरोग कौन करता है, भारतीय जो संसद है उसके सदस्यों का प्रस्ताव जो है यानी कि प्रोरोग करना। मैंने बताया था ना, समन करना, प्रोरोग करना, डिसॉल्व करना, ये तीनों शब्द मैंने आपको समझाए थे जब हमने पार्लियामेंट का लेक्चर करा था। तो वो कौन करता है, ये राष्ट्रपति ही तो करते हैं आपके। समन करना, उनको सत्र के लिए बुलाना, प्रोरोग करना, सत्र को खत्म करना, डिसॉल्व करना, पूरी लोकसभा को ही भंग कर देना। तो ये कौन करता है, ये आपके राष्ट्रपति ही करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्या पूछा है, अंडर विच पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरेशन ऑफ सेंटेंस इज रिड्यूस्ड विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, यानी कि राष्ट्रपति की किस क्षमा शक्ति के तहत दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि कम कर दी जाती है। मैंने आपको बताया था ना, काफी सारे पॉइंटर्स समझाए थे मैंने कि कम्यूटेशन क्या होता है, रेमिशन क्या होता है, रेस्पाइट क्या होता है, और रिप्रीव क्या होता है ना, लघुकरण क्या होता है, परिहार क्या होता है, विलंबन और प्रविलंबन क्या होता है।
ये सारे पॉइंटर्स मैंने आपको, और एक और भी बताया था पार्डनिंग पावर, यानी कि पूरा माफ कर देना उसको, है ना। ये 5 शब्द मैंने आपको बताए थे। ये राष्ट्रपति की जुडिशियल पावर के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमने राष्ट्रपति की काफ़ी सारी पावर्स देखी थी। वहाँ पे हमने देखी थी एग्जीक्यूटिव पावर कौन सी होती है, लेजिस्लेटिव पावर कौन सी होती है, जुडिशियल पावर कौन सी होती है, इमरजेंसी की पावर कौन सी होती है। ये काफ़ी सारी पावर्स जो है वो हमने देखी थी। तो ये जो 5 शब्द हैं आपके कि पार्डन करना यानी कि बिल्कुल माफ़ कर देना, लघुकरण करना, परिहार करना, विलंबन करना, प्रविलंबन करना, ये सारे जो 5 ही चीज़ें हैं आपकी, वो आपकी जुडिशियल पावर के अंदर आती है, जो कि राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब सवाल में क्या पूछा है, और इन जो 5 शब्द हैं इसके मतलब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। सवाल क्या पूछा है कि राष्ट्रपति किस क्षमा शक्ति के तहत दंड के स्वरूप को बदले बिना, यानी कि जो दंड दिया है वो दंड वही रहेगा, बस क्या हो जाएगा, उसके स्वरूप को बदले बिना ही दंड की जो अवधि है ना, उसका टाइम पीरियड जो है वो कम कर देंगे। वो होता है आपका परिहार। परिहार क्या होता है, जो दंड दिया है, सपोज अगर मैंने कुछ गुनाह किया है, मुझे दंड दे दिया कि आपको 5 साल की सज़ा हो जाएगी, तो मुझे क्या मिली है, यहाँ पे 5 साल की जेल मिली है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर मेरे को रहना परिहार देते हैं आपके राष्ट्रपति, अगर रेमिशन मेरे लिए लगाते हैं, तो वो क्या करेंगे, जो मेरे को सज़ा है कि मेरे को जेल काटनी है, तो वो तो मेरी जो सज़ा है वो तो मिलेगी, उसका स्वरूप नहीं बदलेंगे। 5 साल की सज़ा को कम करके यहाँ पे उसकी अवधि कम कर देंगे। हो सकता है बोल दे कि आपको 3 साल के लिए या फिर आपको 4 साल के लिए ही जेल में रहना है जेल में, जो सज़ा है वो वही है, परंतु उसकी जो अवधि है वो थोड़ी सी कम कर दी गई है। या फिर मुझे बोल दे कि आपको तो है ना आजीवन आपको कारावास में रहना है। ठीक है, यानी कि हमेशा मुझे अपने जो ज़िंदगी मुझे कारावास में ही बितानी है, आजीवन आपको कारावास में ही रहना है, ये मुझे सज़ा दे दी किसी है ना जुर्म के लिए। अब अगर वो मेरे अगेंस्ट में परिहार लगाते हैं या फिर राष्ट्रपति अगर मेरे लिए रेमिशन लगाते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, मुझे कारावास में तो रहना है, पर वो कह सकते हैं कि ठीक है आपको आजीवन कारावास में नहीं रहना है, आपको पिछले 10 सालों तक और कारावास में रहना है। रहना कारावास में है, पर एक पहले क्या बोला था कि आजीवन रहना है, यानी कि सज़ा वो कारावास वाली ही है, परंतु उसका जो है ना जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है ना, वो बदल दिया गया है, जो अवधि है उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है। आजीवन से 10 साल कर दिया, 5 साल से 2 साल कर दिया, 3 साल कर दिया, तो अवधि कम कर दी। ये होता है आपका रेमिशन। कम्यूटेशन क्या होता है, बड़ी सज़ा को छोटी सज़ा में कन्वर्ट कर देना ही आपका रेमिशन, आपका है ना कम्यूटेशन होता है। जैसे कि मुझे बोल दिया कि आपको तो मृत्यु दंड मिलेगा, है ना, आपको या तो फांसी की सज़ा मिलेगी, आपको मृत्यु दंड मिलेगा, लेकिन अब राष्ट्रपति ने मेरे लिए कम्यूटेशन यानी कि लघुकरण को है ना जारी किया, तो फिर लघुकरण यानी कि जो बड़ी सजा है उसको कम करके लघु कर देना, उसको छोटा कर देना। मेरे को मृत्यु दंड मिला है, परंतु राष्ट्रपति चाहे तो वो लघुकरण का यूज करके कहेंगे कि ठीक है इसको मृत्यु दंड मत दो, इसको आजीवन के लिए कारावास में रहने दो, लेकिन इसको फांसी की सजा मत दो। तो क्या हुआ, फांसी की सजा जो थी उसमें तो बिल्कुल मेरे को मृत्यु दंड ही मिलेगा, लेकिन वो ना देकर मेरे को सिर्फ आजीवन तक कारावास में रखा जाएगा, मेरे को जिंदगी भर तक जेल में रखा जाएगा। तो सजा को कम कर दिया, लघु कर दिया, ये होता है आपका कम्यूटेशन। रेमिशन मैंने आपको बता ही दिया है। इसी तरीके से आपका विलंबन भी होता है, एक आपका प्रविलंबन भी होता है, जहाँ पे क्या करते हैं, एक आपकी जो सजा है उसके ऊपर स्टे लगा देते हैं कि भाई ठीक है इसके ऊपर कुछ भी आगे बात नहीं होगी। ठीक है, एक है ना, जैसे कि रिस्पाइट होता है आपका, एक रिप्रीव होता है। रिप्रीव क्या होता है और रिस्पाइट क्या होता है ना, एक में आपका जो स्पेशल कोई केस है उसके लिए आपके ऊपर जो सज़ा है वो कम कर देते हैं। अगर आप कोई प्रेग्नेंट वीमेन हो, आप कोई है ना हैंडीकेप्ड हो, है ना, आपने अगर कोई जुर्म किया है तो आप, क्योंकि आपकी कुछ डिसेबिलिटी है, कुछ आप स्पेशल हो, तो उस स्पेशल केसेस में आपकी जो सज़ा है वो कम कर देंगे। ठीक है, एक होता है आपकी पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग क्या होती है, बिल्कुल माफ़ कर देते हैं। मेरे को कुछ सज़ा मिली है, अब मेरे को कोई सज़ा ही नहीं मिलेगी उसके लिए, मैंने कोई जुर्म किया है उसकी मेरे को कोई सज़ा मिली है कि भाई 10 साल तक मुझे आजीवन 10 साल तक मुझे कारावास में रहना है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहें तो वो मेरी सज़ा को बिल्कुल माफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल पार्डन कर सकते हैं। यानी कि अगर वो पार्डनिंग लगाते हैं मेरे लिए, तो उसमें क्या होगा, फिर मेरे को 10 साल की सज़ा मिली है, अब यहाँ पे वो कह देंगे कि नहीं पार्डनिंग कि मैंने है ना यहाँ पे अपनी शक्ति का प्रयोग किया है हर्षिता के लिए, तो यहाँ पे अब जो मेरे को 10 साल के लिए है ना जेल में रहना पड़ेगा वो नहीं रहना पड़ेगा, उन्होंने वो मेरी सज़ा ही माफ़ कर दी, बिल्कुल सज़ा माफ़ हो गई। छोटी बड़ी नहीं हुई है, ना ही कम ज़्यादा हुई है, ना ही उसकी जो अवधि है सज़ा की वो कम ज़्यादा हुई है, ना ही सज़ा छोटी बड़ी हुई है, नहीं, बिल्कुल सज़ा माफ़ ही हो गई है, शून्य हो गई, अब कुछ सज़ा ही नहीं मिलेगी मुझे। ठीक है, तो ये आपकी पार्डनिंग पावर होती है। तो इस तरीके से 5 शब्दों के मतलब पता होने चाहिए कि पार्डनिंग यानी कि बिल्कुल माफ़ कर देना, लघुकरण, परिहार, आपका विलंबन या फिर प्रविलंबन क्या होता है। ठीक है, चारों आपको पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है कि आपकी जो आपको है ना आपके जो जुर्म है उसके लिए जो आपको दंड दिया जाता है स्वरूप उसका सेम रहता है, बस उसमें क्या करते हैं अवधि को थोड़ा सा कम कर देते हैं, वो होता है परिहार यानी कि रेमिशन। ठीक है,
अगला क्या बोला है, पॉकेट विटो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कीप अ बिल फॉर व्हाट ड्यूरेशन, कि भारत के राष्ट्रपति पॉकेट विटो के तहत किसी विधेयक को कितनी अवधि तक अपने पास में रख सकते हैं। मैंने बताया था कि राष्ट्रपति की 3 विटो पावर्स होती है जो वो है ना यूज़ कर सकते हैं किसी भी बिल को पास करते टाइम पे। एक होती है उसके पास में कौन सी, एक होती है आपके पास में है ना पॉकेट विटो, एक होती है आपकी है ना रिकंसिडरेशन की विटो जहाँ पे आप रिकंसिडर करने के लिए भेज सकते हो, जिसको हम सस्पेंशन विटो के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक और विटो होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, बिल्कुल एसेंट जो है वो ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 तरीके की विटो पावर्स होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो पॉकेट विटो आपकी होती है उसमें अगर राष्ट्रपति अपने पॉकेट में किसी बिल को रख सकते हैं तो वो कितनी अवधि तक रख सकते हैं, पॉकेट विटो का इस्तेमाल कितनी अवधि तक कर सकते हैं, 1 महीने, 6 महीने, 12 महीने या फिर अनिश्चित अवधि यानी कि इनडेफिनिट पीरियड तक। तो मैंने कहा था आपको इनडेफिनिट पीरियड होता है आपका पॉकेट विटो का। राष्ट्रपति के पास में अगर कोई बिल है और वो चाहते हैं कि इस बिल के ऊपर ना ही कोई चर्चा हो, ना ही मैं इसको पास करूँ इस बिल को, ना ही इसको फेल करूँ, यानी कि ना ही मैं बिल को आगे पास करता हूँ, ना ही ये बिल कानून बनेगा, ना ही मैं इस बिल को वापस से है ना संसद के है ना जो सदन है वहाँ पे भेजता हूँ। तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे पॉकेट विटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी पॉकेट में उस बिल को डाल लेंगे और भूल जाएंगे। कब तक भूलेंगे, वो टाइम कोई अवधि नहीं दे रखी, 1 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 10 दिन ना, वो है आपका इनडेफिनेट पीरियड, आपका अनिश्चित अवधि। उनकी मर्जी होगी, वो हो सकता है 6 साल तक ही उस बिल को भूल जाए, वो हो सकता है कि 10 साल तक उस बिल को भूल जाए, है ना। इनडेफिनेट पीरियड है, कौन सा कितने टाइम तक वो रख सकते हैं उस बिल को अपने पास में बिना किसी है ना उस पर निर्णय सुनाए, वो उसकी कोई अवधि मेंशन नहीं है। तो पॉकेट विटो का इस्तेमाल जो राष्ट्रपति करते हैं उसकी कोई अवधि मेंशन नहीं है, वो अनिश्चित अवधि के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, इनडेफिनेट पीरियड तक। ठीक है, आई होप चीज़ें जो आपकी सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहे होंगे। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ी हुई है, कुछ भी नया यहाँ पे नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, है ना। अगला सवाल क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड द शॉर्टेस्ट है ना टेन्योर एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से किसका है ना भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम कार्यकाल था। श्री आपके नीलम संजीव रेड्डी का, आपके ज्ञानी जेल सिंह का, या फिर आपके फारूकुद्दीन अली अहमद का, या फिर आपके जाकिर हुसैन का। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके जाकिर हुसैन साहब हैं, जो आपके है ना जाकिर हुसैन थे, उनका जो सबसे कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड था राष्ट्रपति के तौर पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अगला पूछा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस अफ्रीकी देश में जाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति जो आपके प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू विजिट विच अफ्रीकन कंट्री। जो आपके है ना राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, वो सबसे पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो किसी अफ्रीकन कंट्री में गए थे। वो कौन सी अफ्रीकन कंट्री है, इजिप्ट है ना, बेनिन है ना, आपके सेशेल्स है, या फिर आपके जिम्बाब्वे है, तो वो आपकी बेनिन है। ठीक है, बेनिन में वो सबसे पहले गए थे, तो वो ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जो कि आपके जो बेनिन की जो कंट्री है, बेनिन जो देश है, वहाँ पे गए थे। ऑप्शन नंबर 2 जो है बेनिन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्या पूछा है, प्रेसिडेंट में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। राष्ट्रपति किसे त्यागपत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। मैंने बताया था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति किसको देंगे त्यागपत्र, रेजिग्नेशन किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, अगला क्या पूछा है, राजस्थान में लोकसभा सदस्य की कुल संख्या कितनी है, यानी कि राज्यसभा जो लोकसभा है आपके राजस्थान में, वहाँ से कुल कितने सदस्य आते हैं। तो कुल 25 सदस्य जो है वो आपके राजस्थान में लोकसभा से आते हैं। ठीक है, सबकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग बना हुआ है ना डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आपका अगर कोई राज्य बड़ा है तो वहाँ पे है ना ज़्यादा जनसंख्या में लोग जाएंगे, है ना, ज़्यादा मेंबर जो है वो आपकी लोकसभा में जाएंगे। कोई राज्य अगर आपका छोटा है, जैसे कि गोवा जो है वो छोटा है, तो वहाँ से कम सदस्य जाते हैं। आपका राजस्थान हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ये से बड़े बड़े राज्य हैं, तो यहाँ से ज़्यादा संख्या में लोकसभा में लोग जाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान से कुल 25 लोग जो है वो आपकी लोकसभा में जाते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। अगला पूछा है, हाउ मेनी फीमेल मेंबर हैव हेल्ड द पोजीशन ऑफ लोकसभा स्पीकर अंटिल अगस्त 2021। अगस्त 2021 तक कितनी महिला सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष का पद को संभाला है। 1 महिला, 2 महिला, 0 या फिर 3 महिला। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि 2 महिला। 2021 तक 2 ऐसी महिलाएं थी जो कि लोकसभा के स्पीकर बनी थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है, लोकसभा का स्पीकर बनी थी 2021 तक, लेकिन ठीक है उसके बाद नहीं बनी, 2021 तक का पूछा है आपसे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है कि ऐसी 2 महिलाएं थी। ठीक है, अगला क्या पूछा है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट की, संसद के निचला जो सदन है आपका, जिसको हम लोकसभा कहते हैं, उसकी मैक्सिमम यानी कि उसका अधिकतम सदस्य की संख्या जो है वो कितनी है, कितनी हो सकती है, 500, 590, 552 या 250। तो मैंने बताया था 552 है, लेकिन ये जो 2 लोग हैं ये आपके एंग्लो इंडियंस होते हैं,
है ना। ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाई थी कि एंग्लो इंडियंस होते हैं ये आपके, तो एंग्लो इंडियन तो अब हमने हटा दिए हैं। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को कौन से एक्ट से हटाया, कौन से साल में हटाया, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। आपका पहला होमवर्क का क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है। क्या होमवर्क का क्वेश्चन है? होमवर्क का क्वेश्चन HW ये है आपका कि आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हमने हमारी लोकसभा से हटाई है वो कौन से अधिनियम के तहत हमने हटाई है, कौन से साल में हमने हटाई थी, ठीक है। ये कमेंट करके मुझे बताओगे। तो आपका पहले 552 लोग थे लोकसभा के अंदर, फिर 552 में से ये जो 2 लोग हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आते थे, ये 2 लोग जो है वो हमने हटा दिए। तो अब कितने बचे भाई? अब 550 बच गए, है ना। अब ये 550 जो है इसमें से अभी एट प्रेजेंट कितने हैं? अभी एट प्रेजेंट है आपके पास में 543, ठीक है। इसमें से ही आपके राज्यों में से लोग जाते हैं, आपके है ना यूनियन टेरिटरी में से लोग जाते हैं, सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनमें से ही आपका होता है, ठीक है। या 543 या 545 ऐसी कुछ अभी रिसेंट सीट है, कितनी है आप मुझे कमेंट करके बताओगे, मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप मुझे बता देना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका 3rd जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कि व्हाट शुड बी द मिनिमम एज फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा? 25, 30, 32 या 35? मैंने आपको बताया था सबकी आयु जो है आपको पता होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल की आयु होनी चाहिए, परंतु राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? यहाँ पे आपके पास में 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का बनना चाहते हो 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनना चाहते हो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। उपराष्ट्रपति बनना चाहते हो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहते हो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी आयु भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी एग्जाम में काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। अभी एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे है ना बहुत ही बड़ा बहुत ही हैवी पढ़ के आ रहे हैं, तो ये छोटे मोटी चीज़ें को बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तो फिर कभी कभी एग्जामिनर ऐसे खेल करके हमारे साथ में छोटी मोटी चीज़ें पूछ लेते हैं, जहाँ पे फिर हम फंस जाते हैं। तो किसी भी जाल में फंसना नहीं है, छोटी से छोटी चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आयु भी आपको पता होनी चाहिए कि लोकसभा के लिए 25 आयु है, राज्यसभा के लिए 30 है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इन सब की आयु आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला पूछा है कि व्हेन वाज फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड, यानी कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र जो है वो कब आयोजित हुआ था? 13 जून 1951 में, 13 जून 1952 में, 13 मई 1952 में, या फिर 13 मई 1951 में? तो 13 मई 1952 जो है आपका 3rd ऑप्शन, ये इसका करेक्ट आंसर है कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया है, स्वतंत्र भारत है, उसमें जो लोकसभा का पहला सत्र हुआ था 13 मई 1952 को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट आंसर है। अगला क्या पूछा है? हाउ मैनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज डज गुजरात हैव इन दी 17th लोकसभा? जो हमारी 17वीं लोकसभा थी उसमें गुजरात में कितने लोकसभा के क्षेत्र हैं? 24 जाते हैं, 30 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 28 है, या फिर 26 है? तो कुल 26 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, कुल 26 कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुजरात के अंदर लोकसभा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। फिर अगला सवाल क्या पूछा है? हु डिसाइड डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के सदस्यों की है ना अयोग्यता के संबंध में विवादों का फैसला कौन करता है? यानी कि जो आपके संसद के जो सदस्य होते हैं उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट देखता है, चुनाव आयोग यानी कि आपका इलेक्शन कमीशन देखता है, चुनाव आयोग के साथ परामर्श में प्रधानमंत्री देखता है, यानी कि प्रधानमंत्री इन कंसल्टेशन विद चीफ इलेक्शन है ना इलेक्शन कमीशन, या फिर प्रेसिडेंट इन दी कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन, यानी कि चुनाव आयोग के साथ परामर्श में राष्ट्रपति देखते हैं। तो चुनाव आयोग के साथ में राष्ट्रपति जो है वो आपकी क्या देखते हैं? पार्लियामेंट का डिस्क्वालिफिकेशन देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन है कि आप इतनी योग्यता आप में होनी चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति के है ना राष्ट्रपति बोल रही हूँ, तभी आप जो संसद है उसके सदस्य बन सकते हो, ठीक है। अब जो संसद का सदस्य नहीं बन सकता है उसकी क्या अयोग्यताएं हैं? तो वो अयोग्यताएं देखने का या फिर फैसला लेने का जो शक्ति है वो किसके पास में है? वो शक्ति आपकी किसके पास में है? राष्ट्रपति के हाथ में है, यानी कि चुनाव आयोग के साथ परामर्श करके राष्ट्रपति के पास में है वो चीज़ें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल पूछा है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा और द प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं आपके स्पीकर जिसको हम बोलते हैं, वो अपने पद से इस्तीफा देने के लिए अपना त्यागपत्र जो है वो किसको सौंपते हैं? तो डेप्यूटी स्पीकर जो है वो उसको सौंपते हैं, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर को स्पीकर अपना त्यागपत्र सौंपेंगे और डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को सौंपेंगे, ठीक है। ऐसे सिस्टम जो है वो चलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्या पूछा है? भारत की संसद में डैश शामिल है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट,
प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि भारत की जो संसद है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति, खाली लोकसभा या खाली राज्यसभा, आपके लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है और आपके राष्ट्रपति भी है। ये तीनों ही आपके भारत की जो संसद है उसके अभिन्न अंग है ना। मैंने बताया था ना, राष्ट्रपति भी आपकी भारत की जो संसद है उसका अभिन्न अंग ही माना जाता है, परंतु राष्ट्रपति जो है वो क्या मेंबर हो सकता है क्या आपकी संसद का, आपकी पार्लियामेंट का? नहीं। तो मैम राष्ट्रपति जो है वो सदस्य नहीं हो सकता है, परंतु किसके लिए योग्य होना चाहिए वो मैंने बताया था आपको, राष्ट्रपति जो है वो आपकी लोकसभा के लिए योग्य होना चाहिए, है ना, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के लिए योग्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है मैडम। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब होता है मैम कि जो भी उपराष्ट्रपति बनता है वो डायरेक्टली राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाता है, तो इसलिए उसकी योग्यता में राज्यसभा के जो आपके लीडर हैं, जो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो योग्यता है वो योग्यता जो है वो आपके उपराष्ट्रपति में भी होनी चाहिए, क्योंकि वो राज्यसभा का ही फिर आपका लीडर बनेगा, चेयरमैन बनेगा। और जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा के लिए योग्य होना चाहिए। तो जो भी लोकसभा के सदस्यों की योग्यता होती है, मैंने बताया अभी कितनी वर्ष होती है, 25 वर्ष होती है ना, तो वो 25 वर्ष होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, मेंटली डिसेबल नहीं होना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट के अंडर में प्रॉफिटेबल काम करने वाला नहीं होना चाहिए। ये जितनी भी योग्यताएं हैं वो सारी राष्ट्रपति में भी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि राष्ट्र जो आपकी है ना संसद होती है उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, राष्ट्रपति भी होता है और लोकसभा राज्यसभा तो होती ही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। प्रेसिडेंट भी है आपके, हाउस ऑफ पीपल है और हाउस ऑफ और काउंसिल ऑफ स्टेट है। हाउस ऑफ पीपल किसको बोलते हैं हम, लोकसभा को बोलते हैं ना। ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए कि हाउस ऑफ पीपल लोकसभा है, या फिर लोअर हाउस पूछ रहे हैं तो लोकसभा है ना। काउंसिल ऑफ स्टेट क्या है, अब स्टेट से राज्यों से कौन बैठता है, वहाँ पे राज्यसभा ही बैठती है भाई, नाम ही उसका राज्यसभा है, राज्य के लोग जहाँ पे आके बैठ रहे हैं तो वो काउंसिल ऑफ स्टेट ही तो होगी, राज्यसभा ही तो होगी। इसको हम अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। तो ये जितने भी नाम है ना, अपर हाउस, लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द पार्लियामेंट इज नॉट करेक्ट। संसद में कार्य की प्रक्रिया और आचरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। पहला बोला है कि टू डिस्कस स्टेट मैटर्स, ठीक है। दूसरा बोला है कि टू डिस्कस इशू ऑफ पुलिस फोर्स इन सप्रेसिंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज। तीसरा बोला है टू डिस्कस इशू इन डीलिंग विद वायलेंट डिस्टर्बेंस इन एन अंडरटेकिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। फोर्थ बोला है टू डिस्कस इशू फॉर पुटिंग डाउन डिमांड ऑफ द इंडस्ट्रियल लेबर। यानी कि सवाल पहले हिंदी में क्या बोला है समझ लेते हैं। संसद में कार्य की प्रक्रिया और आचरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो पहला बोलता है राज्य के मामलों पर चर्चा। दूसरा बोला है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदायों को दबाने में पुलिस बल के उपयोग के मुद्दों पर चर्चा करना। तीसरा बोला है केंद्र सरकार के नियंत्रण के एक दायित्व में है ना हिंसक गड़बड़ी से निपटने के मुद्दों पर चर्चा करना। चौथा बोला है कि औद्योगिक श्रम की मांगों को निरस्त करने के मुद्दों पर चर्चा करना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर होगा टू डिस्कस स्टेट मैटर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द पार्लियामेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है, तो राज्य के मामलों पर चर्चा करना जो है ये ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या पूछा है, भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास में है। हु हैज द फाइनल अथॉरिटी फॉर लॉ मेकिंग इन इंडिया। इंडिया में सबसे जो है ना फाइनल अधिकार है कानून बनाने का वो किसके पास में है, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, पार्लियामेंट या फिर आपकी है ना राष्ट्रपति यानी कि आपके प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट जो है वही कानून को बना सकती है, इसके पास में सारी शक्तियां हैं पावर आपकी है ना लॉ बनाने की, कानून बनाने की। तो पार्लियामेंट के पास में यानी कि संसद के पास में वो फाइनल शक्ति है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया इज करेक्ट। यानी कि भारत में न्यायिक प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही है वो आपको चूज करना है, ठीक है। तो पहला बोला है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड एनी ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट कैन टेक अप द मैटर। यानी कि केंद्र और किसी भी राज्य के बीच विवाद के मामले में उस राज्य का उच्च न्यायालय उस मुद्दों पर चर्चा कर सकता है क्या। फिर बोला है कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इन कॉलोनियल टाइम इज द प्रीडिसेसर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। औपनिवेशिक काल में भारत का संघीय न्यायालय भारत के सर्वोच्च जो न्यायालय है उसका क्या पूर्ववर्ती है क्या, प्रीडिसेसर है क्या।
तीसरा बोला है कि PIL जो होती है आपकी जनहित याचिका, उसके बारे में बोला है PIL कैन बी फील्ड इन एनी कोर्ट बाय ओनली अग्रीव्ड पर्सन। जनहित याचिका किसी भी न्यायालय में केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही दर्ज की जा सकती है। चौथा बोला है कि ओनली सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जो न्यायिक समीक्षा की शक्तियां हैं, जो अधिकार है, वो केवल उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के पास में ही है। तो कौन सा कथन सही है वो आपको चूज करना है। तो पहला क्या बोला है, एक एक कथन को समझते हैं। पहला बोल रहा है कि अगर आपके किसी राज्य या आपकी जुडिशरी का क्वेश्चन है, ठीक है, जुडिशरी मैंने आपको करवा दी थी बहुत ही डिटेल में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हम देख ही चुके हैं। तो आपसे सवाल क्या पूछा है कि अगर आपकी जो है ना केंद्र की सरकार है और आपके अगर राज्य है, इन दोनों में कुछ भी आपका मतभेद हो जाता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो उसको सॉल्व कौन करेगा, इसका डिसीजन जो है, निर्णय जो है वो कौन लेगा। क्या उस राज्य की हाई कोर्ट लेती है क्या? नहीं, ये डिसीजन किसके पास में जाता है, ये मूल आपका जुरिस्डिक्शन आता है किसके अंदर, ये आपका सुप्रीम कोर्ट का मूल जुरिस्डिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट का आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ना। हमने पढ़ा है ना, सबके पावर्स पढ़ी है, किसका क्या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, किसका क्या एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, रिट जुरिस्डिक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने करी है ना। तो आपका जो मूल जुरिस्डिक्शन जो होता है, आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो है ना कि ये उस स्टेट के हाई कोर्ट की शक्तियाँ हैं। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा बोला है कि जो आपकी फेडरल कोर्ट है, मैंने आपको बताया था कि 1935 अधिनियम के तहत हम एक फेडरल कोर्ट लेकर आए थे, तो वो फेडरल कोर्ट का ही फिर हमने पूर्ववर्ती रूप जो है वो आपकी जो अभी सुप्रीम कोर्ट है उसका ही वो फेडरल है ना, उसका ही वो पूर्ववर्ती रूप था, ठीक है। तो 1935 में जो फेडरल कोर्ट आई थी उसका ही हमने एक अपडेटेड वर्जन लेकर आ गए थे, जहाँ पे हमने उसको नाम बदल के फेडरल कोर्ट से नाम रख दिया था सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपका पूर्ववर्ती है किसका, फेडरल कोर्ट का ही है, ठीक है, जो आपका औपनिवेशिक काल में आया था, यानी कि आपका कॉलोनियल पीरियड में आया था। बिल्कुल सही बात है ये कथन। तो तीसरा बोला है कि जो आपका जनहित याचिका होती है, वो जो पीड़ित इंसान होता है सिर्फ वही उसको फाइल कर सकता है, वही उसको दर्ज कर सकता है। तो इससे पहले आपके पास में लोकस स्टैंडाई था। लोकस स्टैंडाई क्या होता है, लोकस स्टैंडाई होता है कि जहाँ पे जिस इंसान के साथ में जो जुर्म हुआ है, जो घटना हुई है, जो वो पीड़ित इंसान है, वो ही अपनी FIR जो है वो जाके दर्ज करवा सकता है थाने के अंदर, पुलिस के अंदर, ठीक है। लेकिन आपका फिर क्या हुआ, ये देखा गया कि काफ़ी सारे लोग जो है वो उनके साथ में कुछ भी गलत होता है तो भी वो आवाज़ नहीं उठाते हैं ना। तो फिर हम एक नया सिस्टम लेकर आए जिसका नाम हमने रखा PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनहित याचिका। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि जो आपका है ना, जो भी पीड़ित इंसान है, अगर वो जाके अपने खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा है, अगर वो जाकर FIR दर्ज नहीं करवा रहा है, तो जो भी उसके बिहाफ पे कोई दूसरा इंसान जो है, जो उस चीज़ को देख रहा है, जो जिसको पता है उसके बारे में, वो उसके आधार पे क्या कर सकता है, उस पीड़ित व्यक्ति के आधार पे वो दूसरा इंसान जाकर FIR जो है वो दर्ज करवा सकता है। तो इसलिए PIL जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीड़ित इंसान ही अपने लिए जाकर FIR दर्ज करवाएगा, कोई दूसरा अगर उसके है ना बिहाफ पे करना चाहता है PIL को, है ना, PIL को या फिर आपकी FIR को दर्ज, तो वो कर सकता है। ये आपका PIL होता है, आपकी जनहित याचिका होती है। परंतु यहाँ पे तो कुछ और ही बोला है, तो ये गलत हो जाएगा। और चौथा क्या बोल रहा है कि न्यायिक समीक्षा केवल सुप्रीम कोर्ट के पास में ही है क्या? ऐसा तो नहीं है। आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, इसका प्रावधान भी है हमारे संविधान के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों के ही पास में जुडिशियल रिव्यू की पावर है, दोनों के ही पास में न्यायिक समीक्षा की शक्तियां हैं। तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। पूछा क्या है, कौन सा सही है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। औपनिवेशिक काल में भारत का संघीय न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है, ठीक है। अगला क्या पूछा है, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। जो आपका न्यायिक समीक्षा का जो सिस्टम है वो हमने कहाँ से आरंभ हुआ है, या फिर हमने कहाँ से लिया है। भारत से आरंभ हुआ था, जर्मनी से हुआ था, रूस से हुआ था, या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हुआ था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से आपका PIL का जो सिस्टम है वो वहाँ से, जो PIL नहीं, आपका जुडिशियल रिव्यू जो है, न्यायिक समीक्षा जो है वो आपका वहाँ से आरंभ हुआ था, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमने कहाँ से लिया है, आपका अमेरिका से लिया है। जुडिशियल एक्टिविज्म हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। PIL जो अभी हमने देखा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, ये तीनों चीज़ें हमने कहाँ से ली है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही लिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या पूछा है, वेयर इज द बेंच ऑफ हाई कोर्ट राजस्थान। राजस्थान की जो हाई कोर्ट है उसकी बेंच कहाँ पे है, उदयपुर, अलवर, जयपुर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जयपुर के अंदर राजस्थान की जो हाई कोर्ट है उसकी बेंच है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इस्टेब्लिश्ड एज द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर हाई कोर्ट एक्ट 1861 पास्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। 1861 में ब्रिटिश संसद में पारित उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत भारत के पहले उच्च न्यायालय के रूप में किसे स्थापित किया गया था। इलाहाबाद का हाई कोर्ट, बॉम्बे का हाई कोर्ट, कलकत्ता का हाई कोर्ट, या फिर मद्रास का हाई कोर्ट। तो सबसे पहले हमने कलकत्ता का जो हाई कोर्ट है, जो कि 1861 का हाई कोर्ट एक्ट जो है उसके तहत हमने इसको पास किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। फिर अगला सवाल क्या पूछा है, अगला सवाल पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बारे में पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है। वो आपका फेडरल कोर्ट है,
वो आपका प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वो आपका फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर वो सिविल कोर्ट है, या फिर नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। यानी कि जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या है, एक संघीय न्यायालय है, मानव अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम निर्देशक है, या फिर सिविल न्यायालय है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये आपका जो बीपीएससी 2022 में एग्जाम हुआ था, जो री एग्जाम हुआ था, उसका सवाल है। तो ऑप्शन नंबर ई है कि जो आपका है ना मोर देन वन ऑफ द अबव जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि उपयुक्त में एक से अधिक है। जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है वो यहाँ पे एक ऑप्शन में से ज्यादा जो है वो इसको दिखा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय भी है, फेडरल कोर्ट भी है, ये अपील का सर्वोच्च न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकार की गारंटी और संरक्षक भी करता है, यानी कि प्रोटेक्टर भी है ह्यूमन राइट्स का, फाइनल इंटरप्रेटर भी है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या पूछा है, जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। जुडिशियल प्रोसेस जो है, न्यायिक प्रणाली जो है इंडिया में, वो किस पे आधारित है, कॉन्स्टिट्यूशन पे, संविधान पे, कानून का उचित प्रक्रिया पे, या फिर परंपरा पे, या फिर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से ज्यादा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फोर्थ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो आपकी प्रक्रिया स्थापित हुई थी, यानी कि इस्टेब्लिश्ड, जो आपका प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, इसके द्वारा आपका जुडिशियल प्रोसेस जो है वो पूरा काम करता है। न्यायिक प्रणाली जो है वो इसके आधार पर काम करती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बीपीएससी जो आपका 2022 में ही एग्जाम हुआ था, उसका ये आपका है ना क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, डिसीजन मेड बाय डैश आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या फिर नो ऑप्शन इज करेक्ट। या क्या पूछा है, डैश के द्वारा किए गए निर्णय भारत के सभी अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। तो किसके निर्णय जो है वो भारत के बाकी है ना जितने भी अन्य न्यायालय हैं उन पे बाध्यकारी है। किसके, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के, है ना राज्यों के उच्च न्यायालय के, जिला न्यायालय के, या फिर आपके उपयुक्त विकल्प में से कोई भी नहीं। तो आपका सुप्रीम कोर्ट जो है, नाम से देख लो, सर्वोच्च न्यायालय है। जितने भी न्यायालय हैं, बाकी सारे जितने भी लोअर कोर्ट है, उनके ऊपर इसका डिसीजन ही बाध्यकारी होता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन ले लिया कि ऐसा होना है, मतलब फिर वो होके ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, सुप्रीम कोर्ट। अगला क्या पूछा है, जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन विशाखा केस परटेन्स टू। विशाखा मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय का निर्णय जो है वो किससे संबंधित है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, सती से, दहेज से, या फिर आपके रेप से। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो होता था वर्क प्लेस पे लेडीज के साथ में, विमेन्स के साथ में, उससे जुड़ी हुई है आपकी विशाखा केस। और विशाखा केस में कुछ हम विशाखा गाइडलाइंस भी लेकर आए थे। ठीक है, तो ये केस इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए, इसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, या फिर मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं एक वीडियो शॉर्ट बना के आपको समझा दूंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज इंक्वायर्स एंड डिसाइड इन केस ऑफ डाउट एंड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट्री कमिटीज, या फिर हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। निम्नलिखित संवैधानिक अधिकारियों में से कौन भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न होने वाले संदेह और विवादों के मामले में जांच और निर्णय लेता है। अगर आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है उसके मामले में कुछ भी गड़बड़ होता है, कुछ भी दिक्कतें होती है, तो उसकी जांच कौन करता है, उसका निर्णय कौन लेता है, वो लेता है आपका सुप्रीम कोर्ट, आपका सर्वोच्च न्यायालय ही लेता है। ठीक है, ये आपका किस अनुच्छेद में बताया हुआ है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ऐसा भारत का जो संविधान है उसमें एक ऐसा अनुच्छेद दे रखा है जहाँ पे ये बोला है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है उसमें अगर कुछ भी मतभेद होता है, कुछ भी दिक्कतें होती है, तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा, उसका सोल्यूशन कौन देगा, उसका निर्णय कौन देगा, सर्वोच्च न्यायालय ही देगा। परंतु ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये आपका HW का क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया होमवर्क का। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, अगला पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड अपेक्षित है। At least 5 years as a judge of high court, at least 10 years as an advocate of high court in the opinion of president, distinguished jurist, या फिर at least 20 years as a sub judicial magistrate। क्या बोला है सवाल में, आपको बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा कथन है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्वालिफाई है ना, जज के लिए जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है उसमें नहीं आता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई क्या कौन कौन से क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया होनी चाहिए, 3 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 3 योग्यताएं होनी चाहिए। उन तीनों में से कोई सी भी हो, ऐसा नहीं कि तीनों की तीनों ही होनी चाहिए, नहीं, तीनों में से कोई सी भी एक होगी तो आप सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो बन सकते हैं। वो कौन कौन सी थी, सबसे पहले तो थी कि आप अगर एडवोकेट हो हाई कोर्ट में तो आपका 10 साल से आप एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट में, यानी कि उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में आपने
कम से कम 10 वर्ष तक काम किया हुआ होना चाहिए। एक तो ये आपके पास में योग्यता होनी चाहिए थी। अगर ये भी नहीं होती तो एक ये योग्यता होनी चाहिए थी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम आपने 5 वर्ष तक काम किया हो। अगर आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है ना, न्यायाधीश थे तो 5 वर्ष तक आपको काम करना था, या फिर अगर आप अधिवक्ता थे तो आपको 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में काम करना था, या फिर राष्ट्रपति की राय में एक विशिष्ट है ना न्यायविद के रूप में आप काम करना था, है ना। इन तीनों में से कोई सी भी अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन होती तो आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के जो जज है वो बन सकते थे। परंतु यहाँ पे पूछा है कि कौन सी वो क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन नहीं है कम से कम 20 साल उप न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में काम करना। ऐसी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं बताई हुई है संविधान में कि आप अगर 20 सालों से सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहोगे, उप न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में काम करोगे तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनोगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनोगे। ऐसा कहीं पे भी नहीं बताया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 है, ये इसका करेक्ट आंसर है कि ये जो कथन है वो आपकी है ना योग्यता को लेकर गलत है। ठीक है। अगला पूछा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो स्थापित कब हुआ था? व्हेन वाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड? 16 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में, 31 जनवरी 1950 में, या फिर 15 अगस्त 1950 में? तो 26 जनवरी 1950 में आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस्टेब्लिश हो गया था। ओपनिंग कब हुई थी? ओपनिंग की डेट अलग है, वो आप मुझे क्या करोगे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तीसरा HW का क्या क्वेश्चन है? थर्ड क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिश कब हुआ था, स्थापना कब हुई थी? वो तो बता दिया 26 जनवरी 1950 में, परंतु इसकी ओपनिंग कब हुई थी वो आप मुझे डेट जो है वो कमेंट करके बताओगे। ठीक है, इस 26 जनवरी के आसपास ही है वो डेट, है ना। अगला सवाल क्या पूछा है? अगला पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू सीक एन एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑन लॉ? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पे क्या पूछा है कि किसके पास में एडवाइजरी ओपिनियन होता है जो सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है? वो आपका राष्ट्रपति होते हैं। मैंने करवाया था ना, एडवाइजरी जूरिसडिक्शन होता है आपके सुप्रीम कोर्ट के पास में, यानी कि अगर आपके राष्ट्रपति को, अगर आपके प्रेसिडेंट को लगता है कि उनको सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले में कुछ ना कुछ एडवाइस जो है, सलाह जो है वो लेनी चाहिए, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज से है ना जो सलाह जो है वो ले सकते हैं किसी भी मुद्दे पे। परंतु अब वो सलाह उनके लिए मानना ना मानना वो बाध्यकारी नहीं है, वो बिल्कुल राष्ट्रपति के ऊपर है। अगर उसको लगता है कि उनको बात माननी चाहिए है ना सुप्रीम कोर्ट की जज की, वो बात मानेंगे। लगता है कि नहीं माननी चाहिए तो वो नहीं मानेंगे। ठीक है, बस इतना सा दिया हुआ है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि किसी मामले में उनको सुप्रीम कोर्ट के जज की जो राय है, जो है ना उनकी एडवाइस जो है, अगर वो लेने के लिए उनको महसूस होती है, ऐसी आवश्यकता होती है, तो वो है ना एडवाइस जो है, सलाह जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की राष्ट्रपति ले सकते हैं। परंतु सलाह मानना ना मानना कोई बाध्यकारी नहीं है, वो उनके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। अगला पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश डैश को पत्र लिखकर अपना जो पद इस्तीफा जो है वो सौंपते हैं। सुप्रीम कोर्ट जज कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को अपना इस्तीफा देना है, अपना रेजिग्नेशन देना है, तो वो किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, राष्ट्रपति को ही देते हैं, या फिर उपराष्ट्रपति को तो नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री को भी नहीं देते हैं, और ना ही है ना आपके मुख्य न्यायाधीश को देते हैं। ठीक है, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो मुख्य न्यायाधीश को देंगे, पर ऐसा नहीं होता है, वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा जो है वो सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला पूछा है कि अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट कैन इशू अ रिट? सर्वोच्च न्यायालय जो है वो किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की रिट होती है। कौन कौन सी होती है? हबियस कॉर्पस होती है, मैंडेमस होती है, प्रोहिबिशन होती है, सर्शोरैरी होती है, क्वा वारंटो होती है। इनके मतलब क्या है? आई होप आप सबको अभी तक याद होंगे। मैंने ये 2 क्लासेस के अंदर एक्सप्लेन करा था आपको। एक जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, तब भी समझाया था। एक जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे तब भी समझाया था, है ना। तो आई होप ये सारे नाम पता होंगे, सबके मतलब पता होंगे। सवाल क्या पूछा है कि रिट जारी करने का जो सुप्रीम कोर्ट के पास में जो पावर है, जो शक्तियां हैं, वो कौन से अनुच्छेद के तहत दे रखी है? तो अनुच्छेद 32 के तहत दे रखी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है? पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड इन द केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट इज कॉल्ड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन, प्लेनरी या फिर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को क्या कहा जाता है? मूल न्याय है ना आपकी जो ज्यूरिसडिक्शन होती है वो, या फिर आपकी है ना निहित न्यायाधिकार, पूर्ण न्यायाधिकार, या फिर सलाहकारी न्यायाधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मूल न्यायाधिकार। यानी कि अगर 2 राज्य या फिर 2 से ज़्यादा राज्यों के बीच में कोई भी मतभेद होता है, कोई भी विवाद होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, कौन सुलटारा करता है? उसका सुलटारा करने की जो आपकी ज्यूरिसडिक्शन है, जो शक्तियां हैं, वो किसके पास में है? सुप्रीम कोर्ट के पास में है। और वो कौन सी शक्ति के तहत आता है? वो उनकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जो उनका मूल क्षेत्र अधिकार है या फिर मूल न्यायाधिकार है, उसके तहत आती है वो शक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये
हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यहाँ पे हमने प्रेसिडेंट के बारे में देखा, हमने यहाँ पे लोकसभा के बारे में भी देखा, हमने पार्लियामेंट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करे, फिर हमने कुछ क्वेश्चन आपके प्राइम मिनिस्टर के भी 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व करे, हमने सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करे, हमने हाई कोर्ट के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करे। और इस तरीके से जो भी आपका भाग 5 में इंपॉर्टेंट थे टॉपिक्स, उन सबके क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। भाग 5 की सारी क्लासेस हो चुकी है, भाग 5 का एक क्लास बना ली मैंने जहाँ पे सारा मिक्स में प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी हो गए। ठीक है, तो ये हमारी अच्छी क्लास थी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे होंगे, सारा कुछ आपको वही लगा होगा जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कुछ भी नया आपको नहीं देखने को मिला होगा, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। ठीक है, अब अगर इन सब में से कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आई होप कि अब आप गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करा करो, कॉमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी जहाँ भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं सब जगह शेयर कर दिया करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब चैनल को। आई होप अभी तक सब लोगों ने कर लिया होगा, जिसने नहीं किया है वो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारी वीडियोस अब आपको यहीं पे ही देखने को मिलेगी मेरी। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी आपके पास में आ जाए जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो। ठीक है, अगर आपकी कोई भी डाउट होता है, क्वेरी होती है, तो आप डेफिनेटली मुझसे कॉमेंट करके पूछिए, या फिर आपको कोई सजेशन होता है, कोई आप मुझे अपना सजेशन देना चाहते हो तो आप वो मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी आप मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो, अपनी जनरल क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।